रणनीति 2020 में भी बनी, कई तरह की बातें हुई। कैसे आरजेडी को फिर से आप लोगों ने एक बड़ा धारदार पार्टी बनाया? 2020 के चुनाव की आपने बात की। 2020 के चुनाव में भी अकेले सिंगल हैंडेडली बिहार में अकेला ऐसा चुनाव होता है जब उस बिहार के साथ किसी अन्य राज्य में चुनाव नहीं होता है। उन्होंने अपना एजेंडा सेट किया, रोजगार का, नौकरी का। आपको लगता है कि नीतीश कुमार के साथ आने के बाद आप लोगों का उत्थान हुआ, या फिर तेजस्वी यादव के आने के बाद आप लोगों ने एक बड़ी रणनीति बनाई जनता के बीच जाने की? अभी नीतीश जी 3 टर्म के बाद 2005 में बने, 2020 में जो चुनाव थे, इनके तो 42 MLA हैं। अब मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए कि आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि एक रणनीतिकार ये दावा करके कहे कि इस बार हम बिहार में वो आइडिया लाए हैं, या फिर किसी भी प्रदेश की मैं बात करूं, कि सरकार इस बार हम इतने बहुमत से बना रहे हैं जितना आज तक बिहार में नहीं, किसी दूसरी ग्रह से सीधा लैंड किए हैं, है ना? तो या तो आप सबको मूर्ख समझते हैं, 14 करोड़ लोगों को, या जो 8-10 करोड़ जो भी मतदाता हैं उनको नौकरियां बांटी गई, खूब नौकरियां बांटी गई। हाँ। इतनी नौकरियां बांटी गई कि बिहार से ही रोजगार मॉडल की शुरुआत हुई, और अपनी संसद के अंदर राज्यसभा में ये कहा भी कि बिहार में तेजस्वी का रोजगार मॉडल दिखा। जी। नीतीश कुमार ने कहा कि मुख्यमंत्री हम, दिया किसने? हमने दिया। आप क्या मानते हैं? छापा मारते थे, पूरा देखते थे डॉक्टर्स का। आपने भी देखा होगा, आपने भी चलाया है कितनी दफ़ा। उससे पहले आपने किसी स्वास्थ्य मंत्री को देखा था? 2020 का चुनाव आपने लड़ा पढ़ाई, कमाई, दवाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार के नाम पर। 25 के चुनाव को लेकर क्या रणनीति? रणनीति युद्ध में जाने से पहले नहीं ना बताई जाती। युवाओं बिहार में 2015 के चुनाव में विधानसभा के अंदर आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी बनी। 2020 के चुनाव में भी जो नतीजे आए, विधानसभा के अंदर आरजेडी फिर से सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। 2015 और 2020 के जो नतीजे थे, एक बार बिहार में 15 में महागठबंधन की सरकार बनी। 2020 के चुनाव में बहुमत के आंकड़े तक आरजेडी पहुंच तो पाई, लेकिन सरकार नहीं बना पाई। तेजस्वी यादव ने थ्योरी दिया कि बिहार में चोरी के रास्ते सरकार, नीतीश सरकार कुमार ने बनाई है। कई तरह तरह की बातें हुई, लेकिन 2015 के चुनाव का आज जिक्र करेंगे, बात करेंगे। 2015 में जब बिहार में आरजेडी 80 सीटें जीती, जेडीयू महागठबंधन के अंदर रहकर 71 सीटें जीती थी, बीजेपी बिहार में मात्र 53 सीटें जीती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार में 43 चुनावी जनसभाएं की। तेजस्वी यादव की पार्टी चुनाव जीती। यह कहा गया कि तेजस्वी युग की शुरुआत हुई है, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा तेजस्वी यादव के साथ जिस व्यक्ति की हुई, उनके अजीज मित्र, करीबी मित्र संजय यादव की। संजय यादव एमसीएन की नौकरी छोड़कर बिहार आए। बिहार में आकर रणनीति बनाई संजय यादव ने। किस तरीके की रणनीति थी, किस तरीके से बिहार में आरजेडी को एक नया रंग दिया, बिहार में आरजेडी के लिए एक रणनीति बनाई, संजय यादव से ही जानेंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका। और सवाल ये रहेगा सबसे पहले कि बिहार को लेकर, जब आप 2015 के चुनाव में थे, बिहार में तेजस्वी यादव के चेहरे पर पहली दफे चुनाव लड़ रही थी आरजेडी, जबकि उस वक्त महागठबंधन के चेहरे नीतीश कुमार थे। रणनीति 2020 में भी बनी, कई तरह की बातें हुई। कैसे आरजेडी को फिर से आप लोगों ने एक बड़ा धारदार पार्टी बनाया? नहीं, देखिए, हमने कुछ विशेष नहीं किया है। आरजेडी का मजबूत जनाधार है, और आदरणीय श्री लालू प्रसाद जी जब 1990 में मुख्यमंत्री बने, उसके बाद जो 15 वर्षों तक सरकार में रहे, तो उस वक्त जो सामाजिक क्रांति हुई, जो उन्होंने सदियों सदियों से उपेक्षित जो सामाजिक समूह थे, उनको जो स्वर दिया, उनको जो पहचान दी, उनको जो आत्मबल, सम्मान और स्वाभिमान दिया, और उसके अलावा गवर्नेंस के स्तर पे भी जो काम हुए, 1947 से लेके 1990 तक बिहार में कितनी यूनिवर्सिटी थी? 1990 से लेके और 2000 तक जब सरकार रही, उस शुरू के पहले उनके कार्यकाल में, बाद में मैडम के कार्यकाल, 7 यूनिवर्सिटी बिहार को मिली, उससे पहले नहीं मिली थी। कितने नए ज़िले बने, 15 से अधिक नए ज़िले बने।
वो सरकार को गरीब के दरवाजे तक लेके गए, द्वार तक लेके गए, सरकार को गरीब के द्वार तक लेके गए। पहले इतना बड़ा जिला होता था, एक गरीब आदमी भाड़ा किराया लगा के कहाँ जाता था। नए प्रखंड बनाए, नए पुल बनाए, सड़कें बनी। उस वक्त की जो बजटीय प्रोविजंस थे उसमें जो जो चीज़ें वो कर सकते थे उन्होंने की। तो उनकी उपलब्धियां सामाजिक फ्रंट पे ही नहीं थी बल्कि गवर्नेंस के लेवल पे थी। वो बाद के दिनों में एक नेगेटिव परसेप्शन बनाया गया जिसमें बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है। मैं बिहार की जनता को सामाजिक राजनीतिक रूप से देश में सबसे जागरूक मानता हूँ, क्योंकि मैं भी दूसरे प्रदेश का हूँ तो मैंने काफ़ी देखा भी है दूसरे प्रदेशों में। उनको पता है किसने हमारे लिए क्या किया है और कैसे किया है और किन हालातों में किया है। तो वो लोग बखूबी जानते थे। 2015 के चुनाव में जैसा आपने कहा, निश्चित रूप से महागठबंधन था। तेजस्वी जी, लालू जी भी थे, तेजस्वी जी भी चूँकि नई सोच के हैं, पहली दफे चुनाव लड़े हाँ पहली दफ़ा चुनाव लड़ा। एज ए क्रिकेटर उन्हें इंटरनेशनल एक्सपोजर रहा और जिन भी परिस्थितियों में उन्हें राजनीति में आना पड़ा 2012 में या 13 ईस्वी में, उसके बाद से उनके मन में एक कसक रही कि मुझे बिहार को आगे लेके जाना है। तो उसी नई सोच और नई उम्मीद, जज्बे और जुनून के साथ वो राजनीति में आए और सबसे कम उम्र में इस देश में उप मुख्यमंत्री होने का, नेता विरोधी दल होने का उनके हिस्से में कहूँगा अचीवमेंट है। देश में किसी को भी ये उपलब्धि हासिल नहीं है। 2020 के चुनाव की आपने बात की, 2020 के चुनाव में भी अकेले सिंगल हैंडेडली, बिहार में अकेला ऐसा चुनाव होता है जब उस बिहार के साथ किसी अन्य राज्य में चुनाव नहीं होता है। उन्होंने अपना एजेंडा सेट किया, रोजगार का, नौकरी का। कोविड के प्रोटोकॉल्स के तहत वो चुनाव हुआ, उसमें वो एक तरफ थे। आदरणीय लालू प्रसाद जी उस वक्त जेल में थे। धनबल की पार्टी बीजेपी, पूंजीपतियों की पार्टी बीजेपी, बिहार सरकार में जेडीयू, उसका प्रशासन, उसकी सरकार, मंत्री, केंद्र के मंत्री, प्रधानमंत्री कितनी दफ़ा यहाँ आए, अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री, बगल के यूपी के, इधर मध्य प्रदेश के कितने केंद्रीय मंत्री यहाँ आए। 2020 के चुनाव में अकेले तेजस्वी जी अपना कैंपेन कर रहे थे, बराबर की सीटें लेके आए। 37% वोट उनका था, एनडीए का 37 इधर था। मात्र 12,756 वोट का डिफरेंस था। और कुछ सीटें जैसे रिजल्ट मैनिपुलेट हुआ, किसी से भी छुपा नहीं है। विजयी उम्मीदवारों का बैठिए आपको सर्टिफिकेट दे रहे हैं, बाद में किसी दूसरे को दे दिया। 12 से 14 सीटों पे जो मैनिपुलेशन किया गया, जो धांधली की गई, जो प्रशासनिक अराजकता के बल पे हमें हराया गया, वो सबको पता है। तो तेजस्वी जी ने इस कम उम्र में अपनी मेहनत से, अपने लगन से, बुद्धि से, विवेक से जो हासिल किया है, मैं कहूँगा वो बहुत बड़ी उपलब्धि है। आज वो खाली यूथ तक ही नहीं, देश के और विपक्ष में उनके बड़े चेहरे हैं। वो उन्होंने हर चुनाव में साबित भी किया है, हर परिस्थिति का डटकर मुकाबला किया है। इस कम उम्र में उन्होंने जांच एजेंसियों से लेके, मीडिया के ट्रायल से लेके हर प्रकार का, आप देखिएगा, अभी आप देख लीजिए, सुबह उठने से लेके शाम तक अकेले तेजस्वी यादव पर कितने लोग बोलते हैं, उन्हीं की आलोचना करते हैं। क्यों? ये भी एक सोचनीय विषय है, विचारणीय विषय है। कुछ तो है ना उनके अंदर। सुबह से लेकर शाम तक वो एक जनहित और जन सरोकार से जुड़े हुए मुद्दे का एक कोई प्रश्न सवाल से करते हैं विपक्ष के नेता की हैसियत से, जो कि उनका एक संवैधानिक दायित्व है कि भाई आप, भ्रष्टाचार बढ़ गया है, बिजली का बिल बढ़ गया है, स्मार्ट मीटर खराब है, थाना में, ब्लॉक में भ्रष्टाचार है, बेरोजगारी ज़्यादा है, बिहार में गरीबी ज़्यादा है, महंगाई ज़्यादा है। और वो कोई ऐसे हवाई बात तो नहीं कर रहे हैं, वो उसका संदर्भ रेफरेंस भी देते हैं कि अगर मैं कह रहा हूँ कि बिहार में पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय देश में सबसे कम है, तो ये नीति आयोग की रिपोर्ट है। किसानों की जो मासिक आय देश में सबसे कम है, ये SDG सस्टेन डेवलपमेंट इंडेक्स, जो गोल इंडेक्स है, उसकी रिपोर्ट्स है। रिपोर्ट्स का हवाला देके अगर यहाँ
हेल्थ सेक्टर में, स्वास्थ्य में ये खामियां हैं, वो WHO की ये फाइंडिंग्स हैं बिहार के संदर्भ में, नेशनल हेल्थ मिशन की ये फाइंडिंग्स है, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन की ये फाइंडिंग्स हैं, एजुकेशन से रिलेटेड क्वालिटी ऑफ एजुकेशन में बिहार कहाँ स्टैंड करता है, ये फाइंडिंग्स हैं। तो उन जब तथ्यों का और आंकड़ों का जब वो हवाला देते हैं तो सरकार के पास उसका जवाब नहीं होने के बजाय वो उसको कहीं और लेके जाते हैं। तो आप एक बताइए, विपक्ष में कोई है तो क्या वो सरकार से सवाल नहीं करेंगे? बिल्कुल। तो फिर आप देखिएगा कि बीजेपी से 5 लोग उन पे बोलेंगे, JDU से उन पे बोलेंगे, मतलब सब कोई बोलता है। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि ये वाजिब सवाल है। अगर ये इनके तेजस्वी यादव के सवाल जनता के मन में घर कर गए तो फिर सरकार को जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। तो वो उनके जो तर्कसंगत सवाल हैं उनसे ध्यान भटकाने के लिए वो ईस्ट से वेस्ट और वेस्ट से साउथ करते रहते हैं। तो जनता है, सब जानती है। ठीक है, तो तेजस्वी यादव को लेकर आप ये कह रहे हैं कि 2015 में जब पहली दफ़े वो राघोपुर से चुनाव लड़े, बतौर उप मुख्यमंत्री बिहार में उनकी पहली बार उन्होंने बहुत कम उम्र में शपथ ली। लेकिन एक सवाल तो ये रहता है ना, आज के दौर में भी सियासत में बिहार में चर्चा होती है ना, JDU के लोग कहते हैं, आपके पूर्व में सहयोगी भी रहे हैं, JDU के लोग कहते हैं कि नीतीश कुमार जब आए महागठबंधन के साथ, तब बिहार में जो है वो RJD के लिए एक नई युग की शुरुआत हुई। आप RJD के लोग कहते हैं कि तेजस्वी यादव एक ऐसे चेहरे बनकर उभरे बिहार में कि जिन पर जनता ने विश्वास जताया। आपको लगता है कि नीतीश कुमार के साथ आने के बाद आप लोगों का उत्थान हुआ, या फिर तेजस्वी यादव के आने के बाद आप लोगों ने एक बड़ी रणनीति बनाई जनता के बीच जाने की? देखिए, दो उनकी बातों का जवाब हाँ। इसी उत्तर में है। 2020 के चुनाव में कौन सा JDU हमारे साथ था भाई? फिर भी हम सिंगल लार्जेस्ट पार्टी हैं। ठीक है, 2020 में उन्होंने हमारा उत्थान कर दिया क्या? बारिंग 2010, 2010 के चुनाव को छोड़ के आप स्थापना काल से देखिए, RJD 15 साल बाद जब 2005 में भी चुनाव हुआ, अक्टूबर 2005 में, जब हमारी सरकार नहीं बनी, तब भी हमारे 55 MLA थे, 54 या 55। 54। और जब फरवरी 2005 में हुआ तब 74 थे। अभी नीतीश जी 3 टर्म के बाद 2005 में बने, 2020 में जो चुनाव थे, इनके तो 42 MLA आए, 43। अपना पुनरुत्थान इन्होंने क्यों नहीं किया? हम तो लालू जी के तो 15 साल के शासन के बाद 75 आए, 6 महीने में चुनाव हुआ तो 55 आए। इनके तो 15 साल के बाद जो चुनाव हुए हैं, हम तो साथ नहीं हैं। कितने दलों का उनका गठबंधन था, फिर भी उनको कितने आए? 43 आए ना जी, 43। मैं तो कुछ नहीं कह रहा अपनी तरफ से आंकड़ा, ये तो बिहार की जनता का जनादेश है, ये तो सच्चाई है। हाँ सच्चाई है, बिल्कुल। अब उस 43 पे अब कोई बोल देगा कि हमारे उस पे आए। अरे भाई, आप ताउम्र बैसाखी पे राजनीति किए हो। आप ये बताइए कि आज तेजस्वी यादव बीजेपी से हाथ मिला लेंगे तो वो मुख्यमंत्री हो जाएंगे, तो क्या वो चाणक्य हो जाएंगे क्या अपनी विचारधारा को नीलाम करके? तो माननीय मुख्यमंत्री जी की क्या विचारधारा है, आप ये बताइए। इधर होते हैं तो उनकी कौन सी विचारधारा, इधर होते कौन सी, तो कोई विचार नहीं है उनका, ना नीति है ना सिद्धांत है। देखिए, हमारे पास है नीति और विचार और सिद्धांत, और हम छाती ठोक के कहते हैं कि हम बीजेपी के अगेंस्ट हैं। हम धर्मनिरपेक्षता को, सामाजिक न्याय को, समाजवाद को और संविधान में विश्वास करने वाले लोग हैं। अब नीतीश जी ये बताइए, और हमारी बीजेपी से हमारी नीति, हमारा सिद्धांत अलग है, तो आज तक हम उसके साथ एक नहीं हुए। तो नीतीश कुमार जी की तो नीति और सिद्धांत बीजेपी से मिलती है, तभी तो उनके गठबंधन में है। नहीं तो उनके गठबंधन में हम चले जाते या कांग्रेस भी चली जाती। अगर राजनीतिक दल का मतलब क्या होता है कि हर दल की एक अलग नीति, सिद्धांत, विचारधारा होती है। तो उनकी कौन सी विचारधारा है, ये आप हमको बताइए। फिर भी मैंने उदाहरण दिया, 15 साल बाद चुनाव हुआ, 15 साल बाद 2 चुनाव हुए, उसमें भी RJD के, इनसे जो 15 साल में चुनाव हुए उससे ज़्यादा ही वोटर थे, सॉरी सीट्स थी। हाँ, ठीक है। वो किसका पुनरुत्थान करेंगे? अपना पहले उत्थान कर लें। तीसरे नंबर की पार्टी है वो। और ऐसे सत्ता में रहना, अब कोई बोल देगा कि कल को RJD कमज़ोर है या कांग्रेस कमज़ोर है, तो आज कांग्रेस बीजेपी मिल जाएगा तो किसी के साथ भी कर लें। ठीक, एक सवाल तो रहता है ना ये संजय जी, एक सवाल ये रहता है कि जिस नीतीश कुमार की आप बात कर रहे हैं, नीतीश कुमार आपके पास आए या फिर आप उनके पास गए?
2022 के वाक़या में याद दिला रहा हूँ, 2022 के अगस्त महीने का। नीतीश कुमार को आप लोगों ने स्वीकारा या फिर आप लोगों ने उन्हें आमंत्रित किया आने का? देखिए, इसकी जानकारी मुझे नहीं है। नहीं, आप तो कुशल रणनीतिकार हैं। नहीं, हाँ, ये शीर्ष नेतृत्व का है। ठीक है। ये बात तो तेजस्वी जी, आदरणीय लालू प्रसाद जी उसका जवाब देंगे कि कौन किसके पास गया आया। ये मेरे दायरे से बाहर का प्रश्न है। संजय यादव इस चीज़ को लेकर कैसी रणनीति समझते हैं? नीतीश कुमार का अगर महागठबंधन के साथ आना, आज की मौजूदा समय में बात कर रहा हूँ, शुभ है या फिर महागठबंधन आज के समय में इतना ताकतवर है कि नीतीश और बीजेपी दोनों का मुकाबला डटकर कर सकती है? ये तो किया है 2020 में। नहीं, मैं 24 की बात कर रहा हूँ और 25 आने वाला मैं साल वही है। बता रहा हूँ। और जो 22 में क्या आया, कैसे आया, किन परिस्थितियों में गठबंधन में ये हुआ, हाँ, ये देखिए व्यापक देश हित में प्रमुख विपक्षी दलों की जो मांग थी अपना, या एक राय थी हाँ, कि विपक्षी खेमे में अधिक से अधिक लोग आए, क्योंकि जिस प्रकार का इस मुल्क में माहौल बना पिछले 10 वर्षों में, जिस प्रकार से मनचाही चीज़ें हो रही थी संविधान को लेके, या अपने ही जो देशवासी हैं दूसरी जाति और धर्म के हैं उन पे उत्पीड़न जो बढ़ रहा था, जब जहाँ किसी की भी लिंचिंग कर दो, आप कल्पना कर सकते हैं सत्तारूढ़ दल का एक सांसद संसद के अंदर एक मुसलमान एमपी को क्या क्या बोलता है, किस जुबान का वो इस्तेमाल करता, मैं वो शब्द भी नहीं दोहराना चाहूँगा। उनके दिल्ली के कोई विद्युड़ी सांसद थे, दानिश अली के बारे में। हाँ, दानिश अली को क्या क्या कहा। उनके एक भोपाल से एक सांसद थे, क्या नाम है मुझे याद नहीं है, वो क्या क्या बोल रही थी, वो गांधी जी के बारे में क्या क्या बोल रही थी, जो हमारे इस देश के राष्ट्रपिता हैं, जिन पूरे विश्व में जब कहीं जाते हैं तो प्रधानमंत्री गांधी जी का जिक्र करते हैं, क्योंकि उनके पास तो लोग हैं नहीं महापुरुष। अब वो विदेश में जाके तो हेड गवार और गोलवाला की जिक्र करेंगे नहीं, तो विदेश में जाके क्या करते हैं वो, या तो गांधी जी का जिक्र करते हैं या बुद्ध का जिक्र करते हैं, यही है ना। तो ये ऐसी जुबान सत्संग। अब उनके 2 सांसद, एक तो मंत्री भी थे, वो हिमाचल का क्या नाम है, पूर्व मुख्यमंत्री थे ना उनके बेटे, विक्रमादित्य। नहीं, केंद्र में मंत्री थे, और एक दिल्ली के उनके सांसद थे, वो भी पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे। उन्होंने क्या कहा, गोली मारो डैश डैश डैश। बिल्कुल, हाँ। तो ये जब जुबान दिल्ली में प्रधानमंत्री की नाक के नीचे इस जुबान का संसद में ये इस्तेमाल हो रहा है, उनको पार्टी से निष्कासित नहीं किया जाता, बल्कि उसकी बजाय उनको संरक्षित किया जाता है, तो आम जनमानस में क्या संदेश जाता है? मतलब आप प्रोवोक कर रहे हैं लोगों को, दूसरे धर्म के लोगों को इंसान से आप लड़ा रहे हैं। तो ये हमारे पास सत्ता से बड़े ऐसे मुद्दे थे कि जहाँ देश को बचाना, इस भाईचारे को बचाना, इस गंगा जमुनी तहजीब को बचाना, इंसानियत और मानवता को बचाना एक बड़ी चुनौती थी। जिस चीज़ के लिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जाने जाते हैं, वो व्यक्तिगत कोई स्वार्थ और सत्ता की उनको लालसा नहीं है, वही उन्होंने किया। तो जो दल आए लिए, और इनफैक्ट पूरे देश में किसकी क्या क्रेडिबिलिटी है बीजेपी के खिलाफ लड़ने में, वो किसी से छुपा नहीं है। विश्वसनीयता के मामले में लालू जी का कोई तोड़ नहीं है, ना उन पे कोई एक प्रश्न चिन्ह उठा सकता, और विश्वसनीयता के मामले में नीतीश जी पे कोई एक रत्ती भर यकीन नहीं कर सकता। लेकिन जैसे मैंने कहा, ये बातें थी, उसके अनुसार ये हुआ। बिहार में अपराध बहुत बढ़े हैं मौजूदा समय में। अगर देखा जाए, अगर एनसीआरबी का डाटा देखें तो बिहार में जितनी अपराध की घटनाएं बढ़ी है, अगर पिछली सरकारों की तुलना में, मैं लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी की सरकार की बात कर रहा हूँ, उससे ज़्यादा है। तो फिर आखिरकार क्यों आप लोग जंगल राज के आरोप को सहते हैं, झेलते हैं, जो बीजेपी के लोग हों या फिर जेडीयू के लोग हों? वो तो कहते हैं ना आज के दिन में भी, अरे जंगल राज का दौर भूल गए क्या, जंगल राज क्या था याद है? आज सुशासन देखते हैं या फिर महाजंगल राज? आप देखिए, आप कुछ भी आप कह रहे हैं उसकी पुष्टि आप तथ्यों के साथ और आंकड़ों के साथ करेंगे। जैसे आपने स्वयं कहा, आप एनसीआरबी का आंकड़ा उठा के देखिए,
कितने भयावह आंकड़े हैं, अपराध कितना बढ़ा है। हाँ, हत्या, लूट, अपहरण, फिरौती सब बढ़ गए हैं एग्जैक्टली। बिहार में। आप और आप देखिए प्रतिदिन, मान लो किसी गांव में आज हम मुजफ्फरपुर में बैठे हुए हैं। हाँ। आज मैं सुबह का अखबार देख रहा था, कल ही एक फाइनेंस कर्मी की यहाँ गोली मार के हत्या कर दी। आप किस जिला में जाइए, हम 7 दिन से अलग अलग जिला में घूम रहे हैं, वहाँ का आपको ऐसा कौन सा जिला प्रखंड है जहाँ जिस प्रखंड में या जिस पंचायत में किसी को गोली लगी, उसके आसपास वाले को जाके आप ये कह देंगे, जेडीयू वाले के नेताओं में और प्रवक्ताओं में इतनी हिम्मत है, कह देंगे कि नहीं ये तो 15 साल पहले मरा था, कल नहीं मरा। कह सकते हैं क्या? नहीं ना। उसका मर्डर आज हुआ, गोली किसने मारी है? प्रतिदिन सैकड़ों हत्याएं हो रही हैं और नेता प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी यादव जी उनको कंपाइल करके आप लोगों को देते भी हैं कि देखिए, क्या उसका सत्ताधारी दल या सरकार ने कभी खंडन किया है कि नहीं जी देखिए तेजस्वी जी ने इस घटना का गलत जिक्र किया है, यहाँ गोली नहीं चली, यहाँ चाकू चला है, या यहाँ चाकू नहीं, यहाँ गोली चली, कभी खंडन किया है? नहीं ना किया, क्योंकि वो यथार्थ है, वो सत्य है। तो अपराध तो बड़ा ही है। फिर आपने कहा कि हमने नहीं किया। देखिए, नेगेटिव एक जो धारणा बनाई गई, लोग उसको जान चुके हैं। नहीं, आज भी ये चीज़ें चल रही है। मैं 2024 के चुनाव की बात करूं संजय जी, बिहार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जितनी रैलियां कर रहे थे, हर रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी उपलब्धियों से ज़्यादा लालू, राबड़ी, तेजस्वी इसी बात का जिक्र कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी के पास कहने के लिए अपनी कोई उपलब्धि गिनाने के लिए है नहीं। हाँ। 10 वर्ष होने के बाद भी आप मोतिहारी में कहा था चीनी मिल चाय पियेंगे। हाँ। उसी मोतिहारी में वो चुनाव गए तो ये थोड़ी कहेंगे देखो मित्रों, मैंने 2014 में कहा था कि यहाँ की चीनी की मिल की मैं चाय पीऊँगा। हाँ। तो वो तो कहेंगे नहीं। या पूर्णिया में आके कहा था 2014 में कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देंगे, तो वो भी नहीं दिया। नवादा में भी जाके कहा था वारसलीगंज में हम जाके चीनी की जो मिल है वो शुरू करा के चाय पियेंगे। वो तो हर जगह जिस जिला में जाते हैं वो पहले से एक टीम तैयार की होती है, यहाँ इस बाबा या इस माता की जय बोलनी है और यहाँ पे ये बंद, ये वो मैंने कहा ना, वो सब हो चुका है। अब वो क्या बोलेंगे? अब वो बोलेंगे कि देखो, वो जो बचपन में कहानी नहीं सुनते थे कि माँ बोलते थे कि सो जाओ नहीं तो गब्बर आ जाएगा। तो अब इनका वो वाला मसला है। अब इनके पास अपने कहने के लिए कुछ है नहीं, अब तो इनके पास कहानी और कोई लोकप्रियता भी नहीं बची। अब वही कहते कि देखो ये होगा तो हो जाएगा। जैसे आपने सही कहा कि उस वक्त बिहार झारखंड एक था लालू जी के में, अब तो 38 जिले, उस वक्त 54 जिले थे। 54 जिलों में यूनाइटेड बिहार में क्या अपराध था और अब क्या है आप देखिए। एनसीआरबी का डाटा ही कहता है जो हम भाई, एनसीआर भी उस वक्त भी केंद्र सरकार की थी और अभी भी केंद्र सरकार की है। आप उसका तुलनात्मक अध्ययन करेंगे तो आपको बिल्कुल साफ हो जाएगा कि किसके वक्त में क्या था। अब ये कि एक सामाजिक संरचना ऐसी है जहाँ कुछ ना कुछ पक्षपात होता है, कोई किसी एक छोटी सी घटना को इतने नेगेटिव लाइट में दिखा देता है या किसी बहुत बड़ी घटना को दिखाता ही नहीं है। तो ये सब तो है। आप मानते हैं मीडिया पर कब्जा है आज के समय में? मीडिया पे कब्जा, आप देखिए, मैं कहता हूँ मीडिया अपने उद्देश्य से भटक गया है। हाँ। उद्देश्य से कैसे भटक गया है कि जो सवाल सरकार से करने चाहिए वो सवाल मीडिया विपक्ष से करती है। विपक्ष सवाल पूछता है कि देश की बेरोजगारी दर इतनी है, एनएसएसओ को आंकड़ा कि वो हवाला दे के बोलते कि देखिए इतने हैं। तो मीडिया सरकार से सवाल नहीं करती, विपक्ष वालों से कहती कि नहीं आपने जो आंकड़ा दिया वो गलत है, आपने जो आंकड़ा दिया वो गलत है। उस टाइम क्या होता था? तो मीडिया सरकार से सवाल नहीं कि पहले मीडिया में फ्रीडम थी, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन था। आज आपका चैनल है, आपने कहा ना कि कब्जा, वो मीडिया पे कब्जा नहीं, मीडिया को मजबूर कर दिया है। कब्जा नहीं है, वो मीडिया को धमकी है। अगर आपने सच्चाई दिखाई तो आपके यहाँ एजेंसी पहुँच जाएगी, फिर सारे आपका लेखा जोखा ये खंगाला जाएगा। ये सवाल इस वजह से था संजय जी, मौजूदा समय में 2 बड़ी घटनाएं, चाहे वो बंगाल की हो या फिर मणिपुर की। सवाल मणिपुर को लेकर भी पूछे जाने चाहिए, बंगाल को लेकर भी। बिल्कुल। हमने एक रिपोर्ट भी किया था, शायद आपने देखा हो या नहीं देखा हो, कि बीजेपी विपक्ष में बहुत अच्छी भूमिका निभाती है और देश की जनता को पसंद भी है। जैसे मैं बंगाल की बात कर रहा हूँ,
आखिरकार मणिपुर को लेकर विपक्ष क्यों नहीं इतना मजबूती से कुछ प्रदर्शन करता, जहां आज देश की मीडिया वो खबरें नहीं दिखा रही है, ये छुपी खबरें सामने आती। किसने कहा विपक्ष को? विपक्ष के नेता हैं श्री राहुल गांधी जी, वो मणिपुर गए हैं, लोगों को मिला है। अब देखिए विपक्ष के कितने नेता इकट्ठे होकर मणिपुर या जम्मू या कहीं जाते हैं, उनको एयरपोर्ट पे डिटेन कर लेते हैं ये लोग। बाकी वहाँ के जो स्थानीय विपक्ष है वो दिखाता है, लेकिन आपको दिखेगा कैसे? मीडिया दिखाएगी तो ना दिखेगा। कर्टेल कर दिया गया आपकी व्यूज़ को तो, और आपकी न्यूज़ को सिर्फ चलेगा वो एक ही पक्ष में। तो अब चूँकि बंगाल में एंटी बीजेपी गवर्नमेंट है, तो उसको ज़्यादा एम्पलीफाई करते हैं ये लोग, ज़्यादा नहीं बहुत ज़्यादा। आप अपराध के महिला के मामले में आप मध्य प्रदेश का आंकड़ा उठा के देखिए, पिछले 20 साल से वहाँ बीजेपी की सरकार है। आप उत्तर प्रदेश का उठा के देख लीजिए, महिला और दलित पे अत्याचार का मामला। आप हरियाणा में भी बीजेपी की सरकार है, वहाँ का उठा के देख लीजिए। महाराष्ट्र का उठा के देख लीजिए, जहाँ उनकी सरकार है। तो सिलेक्टिव अप्रोच हो गई है। अब उस सिलेक्टिव अप्रोच में इन लोगों का है। अच्छा एक चीज़ बताइए, आप रणनीतिकार भी हैं और मौजूदा समय में आप राज्यसभा के सदस्य भी हैं। आप मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए कि आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि एक रणनीतिकार ये दावा करके कहे कि इस बार हम बिहार में वो आइडिया लाए हैं, या फिर किसी भी प्रदेश की मैं बात करूं, कि सरकार इस बार हम इतने बहुमत से बना रहे हैं जितना आज तक बिहार में नहीं हुआ। मैं जिक्र कर रहा हूं यहाँ पर प्रशांत किशोर का। प्रशांत किशोर बिहार में जनसुराज पदयात्रा पर हैं और प्रशांत किशोर ने दावा करके कहा है कि 140 से अधिक सीटें जीतूंगा, 243 से एक सीट कम भी नहीं लड़ूंगा। सबसे ज़्यादा निशाने पर आप हैं, आरजेडी है, फिर जेडीयू और बीजेपी है। पहली बात तो मैं कोई रणनीतिकार नहीं हूँ, एक छोटा सा सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। ठीक है। दूसरी बात, अब पता नहीं वो एनजीओ है या पॉलिटिकल पार्टी है जिसका आप जिक्र कर रहे हैं? अभी तो एनजीओ है, पॉलिटिकल पार्टी एनजीओ है। हाँ। अब एक एनजीओ जिसका ना कोई विधायक है, ना कोई एमएलसी है, ना कोई सांसद है, जिसने ना जीवन में उस पार्टी ने कभी कोई चुनाव लड़ा, ठीक है, और वो व्यक्ति या एनजीओ या कोई भी संगठन हो, वो ये कहे कि हम ऐसे ऐसे सरकार बना लेंगे, तो ये स्वयं को भ्रमित करना, या दो ही विषय हो सकते हैं। या तो आप समझते हैं कि आप इस ग्रह के जीव नहीं हैं, आप किसी दूसरे ग्रह से सीधा लैंड किए हैं, है ना। तो या तो आप सबको मूर्ख समझते हैं, 14 करोड़ लोगों को, या जो 8-10 करोड़ जो भी मतदाता हैं उनको, या फिर आप स्वयं ऐसा है। मतलब किसी को आप मोटिवेट भी कर रहे हैं, अपने काडर को करना भी चाहिए, हरदल करता है। जैसे अभी बीजेपी वाले कह रहे थे 400 सीट जीतेंगे, उसमें यही माशा एग्जैक्ट पोल के दिन कह रहे थे कि 350 से एक भी सीट कम आ जाएगी तो हम अपना काम धंधा छोड़ देंगे। हर चुनाव में इनकी भद पिटती है, उसके बाद बोलते हैं कि हमें माफ़ी मांगता हूँ, मेरे से गलती हो गई। ऐसे ये होएगा, एक सीट आएगी नहीं, बोलेंगे मैं माफ़ी मांगता हूँ। होता क्या है ना, जो आदमी कैपिटल में ज़्यादा घुस जाता है ना, अब उसको चाहूँ और वही चीज़ दिखाई देती है। बिहार को प्रयोगशाला बीजेपी समझती है। बीच के चुनाव में कुछ और 2-3 ऐसे सब ग्रुप्स बना के छोड़ देती कि जाओ इसके वोट काटो। तो इसके चुनाव का जिक्र कर रहे हैं? हाँ, मैं 20 के चुनाव में नीतीश कुमार के खिलाफ चिराग मॉडल की बात कर रहे हैं? नहीं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, उसके अलावा आरजेडी के खिलाफ ओवैसी की बात कर रहे हैं? आरजेडी के खिलाफ और भी दल थे जिनको हेलीकॉप्टर भी पप्पू मिलता यादव है, की बात कर रहे हैं? हेलीकॉप्टर मिलता है, संसाधन मिलता है, और लेकिन देखिए, ये आयरनी है, विडंबना है। फिर वही आप एक ढर्रा देखिए ना, उस वो राजनीतिक संस्कृति देखिए। ऐसे लोग वो चुनाव लड़ रहे होते हैं, लेकिन वो सवाल सत्ता से नहीं करते। जो ऐसे जो ग्रुप्स और सब ग्रुप्स की मैं बात
कर रहा हूँ 20 के चुनाव से पहले भी, वो लोग तेजस्वी यादव और आरजेडी से सवाल करते हैं। वो सत्ता से नहीं कहेंगे कि भाई ये 15 साल से सत्ता में इन्होंने इसकी हिस्सेदारी दी या नहीं दी, इन्होंने कितनी नौकरी दी, कितना रोजगार दिया, कितने सड़क बनाई, कितने पुल बनवाए, कितने यहाँ के युवाओं को ये दिया, कितने उद्योग लगवाए। नहीं, उस पर बात नहीं होगी। वो बात करेंगे वही, जुबान वही होती है, वहाँ से स्क्रिप्ट लिख के आती है। क्योंकि अगर वो स्क्रिप्ट नहीं पढ़ेंगे तो गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी। क्योंकि स्क्रिप्ट जो ये पढ़ेंगे उसी पे तो ना तेल पानी मिलेगा। कौन दे रहा है तेल पानी? बीजेपी, ऑब्वियसली। प्रशांत किशोर को। अब व्यक्ति विशेष का मैं क्या जिक्र करूँ, मैंने तो 20 का भी आपको उदाहरण दिया। अच्छा, ऐसी चीजें 25 की बात कर रहा हूं। हाँ, तो वही ढर्रा समझ रहा हूँ ना। आप खाली 25 तक अपने आप को लिमिट मत कीजिए। ठीक है। आप 20 के चुनाव से 1-1.5 साल पहले क्या सामाजिक राजनीतिक घटनाक्रम होता है, कैसे कैसे दल और ग्रुप बनते हैं, और अभी भी जैसे 25 के चुनाव से पहले मैंने कहा, ये दावा कि 243 में से मैं 243 या इतनी सीटें जीतेंगे, ये दावा तो ना नीतीश कुमार कर सकते हैं, ना लालू यादव कर सकते हैं, ना नरेंद्र मोदी कर सकते हैं। समझे ना? हाँ। तो ये दावा तो मैंने वही कहा ना कि कोई अलग ही ग्रह से कोई जीव आया हो तो वही कर सकता है। आपने प्रशांत पांडे की बात की, हमने तो नहीं कहा। आपकी पार्टी ने कहा। अब नाम होगा तो उस नाम से भी नहीं पुकारेंगे। अगर आपको उस नाम से नहीं पुकारेंगे तो फिर आप हो जाएंगे। अब जिसका जो नाम होगा, हाँ। या किसी ने कहीं लिखा पढ़ा देखा होगा तो कोई बोलता होगा। प्रशांत किशोर ने हमारे साथ एक इंटरव्यू के दौरान ये दावा किया था कि बिहार में जिस दल की ताकत सबसे ज़्यादा होगी, उस दल से सबसे ज़्यादा नेता टूट कर आएंगे हमारे साथ। हमने उनसे सवाल पूछे कि विधानसभा के अंदर सबसे बड़ी पार्टी की आप बात कर रहे हैं, तो हाँ, हमने कहा आरजेडी की बात कर रहे हैं। मैं वही कह रहा हूँ ना। एक बात बताइए, आपने कहा कि सबसे ज़्यादा दल, आप मानते हैं ना कि सबसे मजबूत दल है? हमारे जो नेता हैं आदरणीय लालू प्रसाद जी और जो पार्टी है आरजेडी, ये नेता बनाने की फैक्ट्री है। लालू जी इज़ एन इंस्टीट्यूशन। लालू जी एक विचार है, विज्ञान है। संस्था का नाम है लालू प्रसाद यादव। उस संस्था से इतने लोग निकले हैं। अब आप देखिए, जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा हैं, आरजेडी में थे, लालू जी के प्रोडक्ट है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश जी, वो आरजेडी में थे। अभी सम्राट चौधरी यहाँ थे, वो आरजेडी में थे, या सम्राट चौधरी से पहले थे संजय जायसवाल, वो भी आरजेडी में थे। हाँ, उनके पिता भी आरजेडी में थे। तो जो भी यहाँ दल है वो उन्हीं का ही है। और हर चुनाव में अब नीतीश कुमार जी की पार्टी से कहाँ भगदड़ होगी जब उनको भविष्य नज़र नहीं आ रहा। ज़्यादा कैंडिडेट कहाँ होते हैं भाई? जहाँ विनेबिलिटी होती है, जहाँ जनाधार होता है, जहाँ वोटर होता है, जिसके पास ताकत होती है। टिकट तो एक ही को ना मिलती है। बाकी तो वैसे भी हर चुनाव में ये फिनोमिना होता है। आप कभी भी उठा के देख लीजिए, इसी में चुनाव अब 20, 15, 10, 5, 2, 95 कोई भी उठा के देख लीजिए, जो चुनाव लड़ने का इच्छुक होता है कोई भी व्यक्ति, जिसको ये लगता है कि सिर्फ राजनीति समाज सेवा के लिए नहीं होती, खाली विधायक ही बनने के लिए होती है या सांसद ही बनने के लिए होती है, तो वो जिससे भी मिलता है, आप देखिएगा कि अधिकांश कोई बीएसपी से लड़ता है, कोई दूसरा क्षेत्रीय दल है, जहाँ टिकट मिल जाए जिसको लड़ता है। अब आप ऐसी बातें भी कह रहे हैं और आप 243 भी जीत रहे हैं। आई फाइंड इट वेरी स्ट्रेंज एंड कन्फ्यूज्ड करेक्टर। मतलब यू डोंट स्टे ऑन व्हाट यू प्रीच। आप सुबह कुछ बोलते हैं, शाम में कुछ बोलते हैं, दोपहर में कुछ बोलते हैं। आइडियोलॉजी क्या है किसी दल की? मैंने कहा ना कि आरजेडी की एक आइडियोलॉजी है, आरजेडी की एक लीगेसी है। समाजवाद की हम विरासत को लेकर चल रहे हैं। जननायक कर्पूरी ठाकुर जी, जेपी जी, लोहिया जी, गांधी जी। दूसरों के पास क्या है? तो ये तो हमारी एक अचीवमेंट है ना, अगर कोई ऐसा कह रहा है तो। बाकी कोई कहीं नहीं जाता है। जो वोटर है आरजेडी का वो वहीं रहता है। ठीक है। बिहार में 2022 के बाद जब आप सरकार में हैं, नौकरियां बांटी गई, खूब नौकरियां बांटी गई। हाँ। इतनी नौकरियां बांटी गई कि बिहार से ही रोजगार मॉडल की शुरुआत हुई। और आपने संसद के अंदर, राज्यसभा में ये कहा भी कि बिहार में तेजस्वी का रोजगार मॉडल दिखा। जी। नीतीश कुमार ने कहा कि मुख्यमंत्री हम,
दिया किसने? हमने दिया? आप क्या मानते हैं? आप एक बात बताइए हमको, हाँ आप मुख्यमंत्री हैं, हाँ आपने दिया, तो आप 17 साल से मुख्यमंत्री थे, तो आपने पहले क्यों नहीं दिया? आपने उसी 17 महीने में क्यों दिया? हाँ नंबर 1। ठीक है। नंबर 2, आप कैसे मुख्यमंत्री थे जनाब? आपके अधीन एक विभाग है, शिक्षा विभाग, जो शुरू से लेके 2005 से लेके आखिर तक आप ही के पास रहा, जेडीयू के कोटे में रहा। हाँ। बीच में 17-18 महीने वो कांग्रेस के कोटे में अशोक चौधरी के पास, चौधरी थे। हमेशा वो जेडीयू के पास रहा। आप कैसे मुख्यमंत्री थे और कैसे आपके मंत्री थे, 4-5 आपने मंत्री बनाए, उनको क्या दिख नहीं रहा था कि इस विभाग में 2.5 लाख से अधिक शिक्षकों के पद रिक्त हैं? अगर दिख रहे, या तो दिख नहीं रहा था आपको कि इतने पद रिक्त हैं, आपको ज्ञात नहीं था। अगर आपको ज्ञात था तो आप भर नहीं रहे थे। भर नहीं रहे थे, क्यों नहीं भर रहे थे? क्या आप भरना नहीं जानते थे? तो ये बात क्या आपको तेजस्वी जी ने बताई कि 2.5 लाख आपके पद रिक्त हैं? अब वो फिर नहीं भरना चाह रहे हैं, तो मान लो तेजस्वी जी ने भरवाया, तो फिर उनको बताया कि ये 2.5 लाख कैसे भरना है बीपीएससी से, और बीपीएससी से उन्होंने यही बताया ना। उससे पहले तो आपने नीतीश जी के 15 साल के टेन्योर में कोई भी एक शिक्षक की बीपीएससी से भर्ती देखी थी? नहीं। कोई जदयू का एक आदमी आके मेरी इस बात का खंडन करे, किसी ने, अगर नीतीश जी के 17 साल के शासन में एक भी नौकरी अगर उनको शिक्षक को बीपीएससी से मिली, बीपीएससी से आखिरी बार लालू जी के शासन में नौकरियां मिली थी टीचर्स को, तो वो तेजस्वी जी ने 17 महीने में आके बीपीएससी से करके दिखाई। तो आप क्या बात कर रहे हैं? हाँ, और तीसरी बात, यही मुख्यमंत्री जी 2020 में क्या बोल रहे थे? 10 लाख नौकरी कहाँ से देगा? असंभव है। अपने बाप के यहाँ से लाके देगा, अपने बाप के यहाँ से लाएगा, से पैसा लाएगा, पैसा जेल से आएगा। हाँ। और ये वो मुख्यमंत्री नहीं बोल रहे थे। दिल्ली के कितने मीडिया में मैं पैनलिस्ट में देखता था उस वक्त, हाँ। बोलते थे कहाँ से लाएंगे, ये तेजस्वी जी ने ऐसे ही खाली कह दिया। अरे भाई, कोई चीज़ बोलते हैं, वो नई पीढ़ी के हैं, रिसर्च करते हैं, एक साइंटिफिक अप्रोच है हाउ टू डू द थिंग्स, स्वॉट एनालिसिस करते हैं किसी चीज़ का, तो वो उन्होंने करके दिखाया नहीं किया। 9 अगस्त 2022 को इनकी सरकार बनी। 15 अगस्त 2022 को पटना स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर पटना के गांधी मैदान से इन्हीं मुख्यमंत्री ने कहा कि हम 10 लाख नौकरी देंगे और 10 लाख युवाओं को रोजगार देंगे। वही मुख्यमंत्री जो मात्र 2 साल पहले उन्होंने एक शब्द और कहा था कि इनका तो 10 लाख था ही, हाँ, 10 लाख रोजगार देंगे और नई पीढ़ी के लोग साथ आए हैं तो इसलिए हम देंगे। तो वही 18-20 महीने पहले वो बोलते थे कि असंभव है, कहाँ से देगा, पैसा कहाँ से आएगा, बिहार का इतना बजट ही नहीं है, और फिर वही मुख्यमंत्री कह रहे हैं। तो ये किसकी देन है? आप तो इतने, आप बताइए, मैंने इनमें से कोई एक तथ्यात्मक गलत बात कही है? नहीं। कि आप मुख्यमंत्री थे तो आपको पता नहीं कि इतने पद रिक्त कहाँ से हुए, या हैं भी या नहीं भी हैं? हाँ। अगर हैं तो क्या आपको अधिकारियों ने भ्रमित रखा? क्या आप ही के दल के, आप ही के कोटे के शिक्षा मंत्री रहे, उन्होंने आपको अंधेरे में रखा? या ये सब चीज़ थी तो आपने क्यों नहीं भरी? या आप भरना नहीं चाहते थे? या खाली आपको ये पता था कि तेजस्वी जी का आप इंतजार कर रहे थे, जिस चीज़ को आप असंभव बताते थे? तो देखिए, उनके पास कोई इसका तार्किक तथ्यात्मक नहीं है। आम जनमानस ये बात जानता है कि तेजस्वी जी ने नौकरी दी, और ये बिहार तक ही नहीं, पूरे देश भर में। मैंने राज्यसभा में कहा कि तेजस्वी मॉडल के तहत जो 17 महीनों में नौकरियां मिली, आपके पास पॉलिटिकल विल होनी चाहिए कोई काम करने की। बिल्कुल। और वो 17 महीने में वो पॉलिटिकल विल का उन्होंने दिखाया। क्या उनको नहीं पता था कि स्वास्थ्य विभाग में तेजस्वी जी ने कहा 1,60,000 नौकरियां हैं, पब्लिक हेल्थ कार्डर के अंतर्गत भी वो फाइल नहीं हुई थी, अभी तक अटकी पड़ी है। आज ही मीडिया में बता रहे थे तेजस्वी जी। और अन्य विभागों में जाते ही उन्होंने कहा, इनका आप विधानसभा में सरकार की गठबंधन टूटने के बाद भी भाषण सुना होगा कि हमने कहा, तो उन्होंने किसी सेक्रेटरी को मेरे पास भेजा। तो इन्होंने कहा कि भाई किस डिपार्टमेंट में कितनी कितनी वैकेंसीज हैं, उसका आप टोटल कंपाइलेशन कीजिए, टोटल उसका सम अप कीजिए कि कितनी है, ग्रामीण कार्य विभाग में कितनी है, नगर विकास में कितनी है, राजस्व में कितनी है, पंचायती राज में कितनी है, कला एवं संस्कृति में कितनी है, पीएचईडी में कितनी है। सब विभागों का आप कैलकुलेट कीजिए टोटल, और फिर उनका आप किसी का, या गृह विभाग में कितनी है। अच्छा, एक चीज़, गृह विभाग 2005 से तो नीतीश जी के पास है, अभी भी है, अभी भी है। उसी 17 महीनों में ये निर्णय क्यों लिया कैबिनेट में
एक बार में 70,000 वैकेंसीज की 1,25,000 की जो बात हुई बिहार पुलिस में, सिपाही की भर्ती 70,000, कुछ दरोगा की भी हुई, तो पहले क्यों नहीं निकाला था? पहले क्यों नहीं निकाला था भाई? 2020 का चुनाव रोजगार के मुद्दे पे लड़ा तेजस्वी जी ने। उसके बाद आपने येन केन प्रकरण जिस भी रूप में, जैसे भी जोड़ से तोड़ से घटा से भाग से आपने सरकार बना ली, तो आपके पास दिसंबर 2020 से लेके अगस्त 2022 तक 1.5 साल आपके पास वक्त था। उस 1.5 साल में आपने क्यों नहीं नौकरियां दी? तब तो तेजस्वी जी चीख चीख के कह रहे थे ना कि इतनी नौकरियां, इतने पद तो रिक्त हैं, 5 लाख से अधिक पद बिहार में रिक्त हैं, और बाकी हम कैसे करेंगे कि बेस्ड ऑन नेशनल एवरेज रेशियो। फॉर एग्जांपल एजुकेशन विभाग में आपका टीचर्स पीपल रेशियो रहता है, हेल्थ डिपार्टमेंट में आपका डॉक्टर पेशेंट रेशियो रहता है, पुलिस विभाग में आपका पॉपुलेशन पर पॉपुलेशन पे एक पुलिसमैन का रेशियो रहता है, उसके अकॉर्डिंगली हम करेंगे। वो बल्कि खुल के बता रहे थे, अपना फॉर्मूला भी बता रहे थे, लेकिन क्या हुआ? नहीं किया। उस 18 महीने में नहीं किया, लेकिन इस 17 महीने में कर दिया। तो ये सब तेजस्वी जी ने कराया है। ठीक है। और ये युवा जानता है। आज युवा जो तेजस्वी जी के नाम के पीछे दीवाना है, इसीलिए है, उनको पता है कि ही डज वॉट ही सेज। वो जो कहते हैं वो करते हैं, और उन्होंने करके दिखाया है। आज ये लोग क्या कह रहे हैं? जब वो कह रहे हैं कि हम 200 यूनिट फ्री बिजली देंगे, तो जदयू के लोगों में बेचैनी है। कहाँ से देंगे? क्यों है? फिर वही तो सवाल फिर वही सवाल है कि कहाँ से देंगे। नहीं, पहले कहाँ से देंगे? फिर बोलते हैं हम तो 15,000 करोड़ की सब्सिडी दे रहे हैं। अब 15,000 करोड़ की सब्सिडी दे रहे हैं, उसमें भी कैच है। अब तेजस्वी जी पब्लिकली तो नहीं बताएंगे कि क्या कैच है ना? उन्होंने कुछ अध्ययन कर रखा होगा, ऐसे तो वो नहीं बोलते। अब उनको ये डर है कि यह कर देंगे, जनता भी जानती है वो कर देंगे, और निश्चित रूप से वो कर देंगे। जितने को सब्सिडी दे रहे हैं, हो सकता है उससे कम में कर दें। अरे भाई, आप पैसा तो बिजली कंपनी को कमा के दे रहे हैं ना, सरकार का पैसा है, जनता का पैसा है, उनको फ़ायदा होना चाहिए। मैंने वही कहा ना कि एक कार्यशैली होती है भाई। खाना तो आप भी खाते हैं, हम भी खाते हैं। बिल्कुल। हो सकता है हम बीमार होते होंगे, आप नहीं होते होंगे। हाँ। तो इसका मतलब क्या है? या तो मेरा खाना खराब है, या आपका खाना खराब है, या मेरी जीवन शैली खराब है, या आपकी जीवन शैली है, या खाना हम एक भी खा रहे हैं लेकिन फिर भी बीमारी हो रही है, क्योंकि हो सकता है कि मेरी जीवन शैली खराब हो, आपकी अच्छी हो। हाँ। तो हर एक व्यक्ति की कार्यशैली वही होती है, संसाधन वही है, स्टेट वही है, सिस्टम वही है, स्ट्रक्चर वही है, बस उसकी वे ऑफ फंक्शनिंग, वे ऑफ डूइंग अलग है। आपका इम्प्लीमेंटेशन, वही हॉस्पिटल्स थे, वही डॉक्टर्स थे। आप 17 महीने में कितना कायाकल्प हुआ स्वास्थ्य विभाग का? आप जितने पीएचसी चले जाइए, जितने सीएचसी चले जाइए, जितने डिस्ट्रिक्ट के सदर हॉस्पिटल चले जाइए, सारे मेडिकल कॉलेजेस में चले जाइए, वही डॉक्टर पंक्चुअल हो गया था, वही नर्सेज, वही हेल्थ स्टाफ सारा पंक्चुअल हो गया था, जाता था, अधिक दवाएं मिलनी शुरू हो गई। क्यों? ये रात में जाके छापा मारते थे, पूरा देखते थे डॉक्टर्स का। आपने भी देखा होगा, आपने भी चलाया है कितनी दफ़ा। उससे पहले आपने किसी स्वास्थ्य मंत्री को देखा था? ये स्वास्थ्य मंत्री बने 9 महीना हो गया है इस सरकार में भी, ये स्वास्थ्य मंत्री पहले थे। अभी गए हैं क्या कभी? मंगल पांडे की बात कर रहे हैं? हाँ, मंगल पांडे की बात कर रहे हैं, पहले भी तो यही थे, अभी भी वही हैं। लेकिन तेजस्वी जी तो 17 महीने में कितनी दफ़ा गए? रेड हैंडेड पकड़ा ना, रंगे हाथों डॉक्टर्स को, किसी को सोते को पकड़ा, किसी को एबसेंट पाया, 700 से अधिक डॉक्टरों को नोटिस गया। पीएमसीएच, एनएमसीएच, केएमसीएच, गार्डनियर, गर्दनी बाग, कितनी बार गए? ठंड के दिनों में भी गए। तो सिस्टम में एक डर नहीं है। 20 साल से सरकार, तो ये जो चीज़ें थी ये सब हुई हैं जो कि पहले नहीं थी। तो तेजस्वी जी वो एक सकारात्मक बदलाव लेके आए। ठीक है। 2020 का चुनाव आपने लड़ा, पढ़ाई, कमाई, दवाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार के नाम पर। 25 के चुनाव को लेकर क्या रणनीति है? आपने तो पहले बता दिया है कि 200 यूनिट बिजली फ्री, और कुछ बताएंगे? रणनीति युद्ध में जाने से पहले नहीं ना बताई जाती। युवाओं को लेकर है, युवाओं के लेके भी है, महिलाओं के लेके भी है, किसानों के लेके भी है, छात्रों को लेके भी है, गरीबों को लेके भी है, बेरोजगारों को लेके भी है, विकास को लेके भी है, पलायन को लेके भी है, गरीबी को लेके भी है, महंगाई को लेके भी है, पढ़ाई को लेके भी है, इसका इलाज को लेके भी है, दवाई को लेके भी है, बहुत सारे। आरक्षण से किसको दर्द है, किसको पीड़ा है? क्यों नहीं 9वीं अनुसूची में शामिल किया गया? कोर्ट तक मामला पहुंच गया। आरक्षण से उनको दर्द है जो समाज में समता नहीं चाहते, जो समाज में गैर बराबरी को बनाए रखना चाहते हैं, जो अभी भी उस दौर में जी रहे हैं
कि हम दूसरे को मानसिक और शारीरिक गुलाम बनाए रखें कि मैं संपन्न हो गया हूँ लेकिन आप संपन्न नहीं हो जाएं। मेरा बच्चा, मेरी तीसरी चौथी पीढ़ी को तो नौकरी मिल गई है, लेकिन आपकी चौथी पांचवी पीढ़ी है, अभी भी वो खेत खलिहान में गरीबी मजदूरी कर रही है। उन लोगों को दिक्कत है जो दूसरों को आगे बढ़ते हुए नहीं देखना चाहते। वो नहीं चाहते कि आप मेरे बराबर क्यों बैठे हैं भाई, कल को मेरा बच्चा तो कॉन्वेंट में पढ़ेगा और आपके बच्चे को सरकारी स्कूल में अध्यापक भी नसीब नहीं होगा। तो उनको दिक्कत है, जो कि इंसान में इंसान का फ़र्क समझते हैं, जो अपने आप को श्रेष्ठ सिर्फ कर्म के आधार पे नहीं, जाति के आधार पे मानते हैं। हम इंसान को उसके कर्म के आधार पे श्रेष्ठ मानते हैं कि मैंने अच्छा कर्म किया है तो मैं श्रेष्ठ हूँ, अदरवाइज अगर मैं अमुक जाति में पैदा लिया और उसी में पैदा लेने के नाते अगर मेरे में श्रेष्ठता आती है तो वो मैं अपने आप को मूर्ख बना रहा हूँ। ठीक है, संजय यादव से आखिरी सवाल ये रहेगा कि अपने मित्र तेजस्वी यादव के बिहारियों को लेकर क्या देखते हैं? तेजस्वी यादव को बिहारी किस रूप में देखते हैं? बिहार का बेटा, बिहार का भाई, उनके दुख दर्द का हमराही, हम सफ़र, हम साथी। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू। तो संजय यादव को आप सुन रहे थे। तेजस्वी यादव के अजीज मित्र हैं, राज्यसभा के सदस्य भी हैं और बखूबी इन्होंने बातचीत की है आरजेडी के रणनीति से लेकर प्रशांत किशोर और प्रशांत पांडे तक पर बातचीत की है। जेडीयू और बीजेपी की सरकार में बिहार में बड़े अपराध पर भी संजय यादव ने अपनी बातें रखी है। फिलहाल आप टुडे बिहार न्यूज के साथ बने रहें। धन्यवाद।